नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 के सभी काव्य पाठों के बहुविकल्पीय प्रश्न बनाकर मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ और आज मैं आपको जिस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न बनाकर दे रही हूँ वो है रघुवीर सहाय की दोनों काव्य रचनाएं। तो रघुवीर सहाय, क्योंकि इस बारी जीवन परिचय में जो जीवन परिचय का प्रश्न है वो नहीं पूछा जा रहा है, तो उनकी रचनाएं हम देख लेते हैं। ये हैं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो और लोग भूल गए हैं। 6 खंडों में रघुवीर सहाय रचनावली भी प्रकाशित हुई है। लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कम से कम हमें उन्हें उनकी रचनाएं और पुरस्कार वगैरह के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए। अब हम जो वसंत आया कविता है उसका सार जान लेते हैं ताकि प्रश्नों को समझने में और उनके उत्तर देने में आसानी हो। वसंत आया कविता कहती है कि आज मनुष्य का प्रकृति से रिश्ता टूट गया है। वसंत ऋतु का आना अब अनुभव करने के बजाय कैलेंडर से जाना जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन पहले की तरह ही स्वभावतः घटित होते रहते हैं। पत्ते झड़ते हैं, कोपले फूटती हैं, हवा बहती है, ढाक के जंगल दहकते हैं, कोमल भ्रमर अपनी मस्ती में झूमते हैं, पर हमारी निगाह उन पर नहीं जाती। हम निरपेक्ष बने रहते हैं। वास्तव में कवि ने आज के मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग किया है। इस कविता की भाषा में जीवन की विडंबना छिपी हुई है। प्रकृति से अंतरंगता को व्यक्त करने के लिए कवि ने देशज शब्दों और क्रियाओं का भरपूर प्रयोग किया है। अशोक, मदन महीना, पंचमी, नंदनवन जैसे परंपरा में रचे बसे जीवन अनुभवों की भाषा ने इस कविता को आधुनिकता के सामने एक चुनौती की तरह खड़ा कर दिया है। कविता में बिंबों और प्रतीकों का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। तो इस कविता का सार है बसंत आया का। और दूसरी कविता है उनकी तोड़ो। तोड़ो का भी सार हम जान लेते हैं। तोड़ो उद्बोधन परक कविता है। इसमें कवि सृजन हेतु भूमि को तैयार करने के लिए चट्टाने, ऊसर और बंजर को तोड़ने का आह्वान करता है। परती को खेत में बदलना सृजन की आरंभिक परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यहाँ कवि विध्वंस के लिए नहीं उकसाता वरन सृजन के लिए प्रेरित करता है। कविता का ऊपरी ढांचा सरल प्रतीत होता है, परंतु प्रकृति से मन की तुलना करते हुए कवि ने इसको नया आयाम दे दिया है। ये बंजर प्रकृति में है तो मानव मन में भी है। कवि मन में व्याप्त ऊब तथा खींच को भी तोड़ने की बात करता है, अर्थात उसे भी उर्वर बनाने की बात करता है। मन के भीतर की ऊब सृजन में बाधक है। कवि सृजन का आकांक्षी है, इसलिए उसको भी दूर करने की बात करता है। इसलिए कवि मन के बारे में प्रश्न बना उठाकर आगे बढ़ जाता है। इससे कविता का अर्थ विस्तार होता है। उनकी रचना भी देख लेते हैं। वसंत आया, जैसे बहन दा कहती है ऐसे किसी बंगले के किसी तरु। अशोक वृक्ष का नाम दे रखा है और साथ में प्रश्न चिन्ह भी लगा रखा है। पर कोई चिड़िया कौकी चलती सड़क के किनारे, लाल बजरी पर चुरमुराए पांव तले, ऊंचे तरुवर से गिरे बड़े बड़े पियर आए पत्ते। कोई 6 बजे सुबह जैसे पानी गर्म पानी से नहाई हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई चली गई। ऐसे फुटपाथ पर चलते 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 कल मैंने जाना कि वसंत आया और ये कैलेंडर से मालूम था अमुक दिन अमुक बार मदन महीने की होवेगी पंचमी। दफ्तर में छुट्टी थी ये था प्रमाण, और कविताएं पढ़ते रहने से ये पता था कि दहर दहर दहकेंगे कहीं ढाक के जंगल,
आम बौर आवेंगे रंग रस कंद से लदे फंदे, दूर के विदेश के वे नंदनवन होवेंगे यशस्वी, मधुमस्त पिक भौर आदि अपना अपना कृतित्व अभ्यास करके दिखावेंगे। यही नहीं जाना था कि आज के नगण्य दिन जानूंगा, जैसे मैंने जाना कि वसंत आया। इसका हम सार देख पढ़ चुके हैं और हम अब इसके प्रश्न देख लेते हैं जो संभावित प्रश्न बनते हैं। प्रश्न देखिए, पहला बनाया है वसंत आया रचना का कवि कौन है, रचनाकार कौन है? विष्णु खरे, रघुवीर सहाय, प्रसाद या निराला? तो ये हमने अभी शुरू में जाना, इस रचना के रचनाकार हैं रघुवीर सहाय, तो ये उत्तर सही हो जाएगा। बहन क्या कहती है, दादा, दा, बाबा या बा? ये भी हमने पढ़ा, इसके उसका उत्तर है दा। पहली पंक्ति में भी आ गया था, जैसे बहन दा कहती है, तो उत्तर है दा। तीसरा प्रश्न देखिए, तरु पर कौन चहका, तोता, मैना, चिड़िया या कोई नहीं? तो ये भी आपने सही जान लिया कि ये भी आया था कविता में, तरु पर चिड़िया चहकी, तो उत्तर आ जाएगा चिड़िया। फिरकी सी आई में कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा या अनुप्रास? तो आप जानते हैं अलंकारों के बारे में। फिरकी सी आई, सी शब्द आया, तुलना की गई है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा उपमा अलंकार। बड़े बड़े दहर दहर में कौन सा अलंकार है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा या पुनरुक्ति प्रकाश? तो आप जानते हैं जहाँ शब्दों का दोहराव होता है वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, तो ये हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश। पियराए पत्ते में कौन सा अलंकार है, उपमा, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति? तो प वर्ण का रिपीट हो रहा है, तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। मदन महीना में कौन सा अलंकार होता है, मदन महीना कौन सा होता है, चैत्र, ज्येष्ठ, वसंत या भाद्रपद? तो कविता का नाम ही है वसंत आया, तो इसका उत्तर है वसंत। अभी वसंत महीना ही चल रहा है, वसंत पंचमी आने को है। तो अगला देखिए, कवि कौन से फल के बौर आने की बात कर रहा है, नीम, आम, जामुन या पपीता? तो कविता में जो दिया गया है वो है आम के बारे में। कौन से वन यशस्वी होंगे, वर्षावन, सदाबहार वन, नंदनवन या शंकुधारी वन? तो इसका उत्तर है नंदनवन। जो कविता में बात की गई है उसी के अनुसार उत्तर देना होता है। मधुमस्त कौन होगा, पिक भौर, चिड़िया कौआ, पिक कमल या तोता भौर? तो इसका उत्तर है पिक और भौर। तो ये हमने इसके 10 प्रश्न बनाए हैं। इसके साथ हम दूसरी कविता देख लेते हैं। उनकी दूसरी रचना देखिए जिसका शीर्षक है तोड़ो। तोड़ो 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 ये पत्थर, ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे, तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है, आधे आधे गाने। तोड़ो 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 ये ऊसर बंजर तोड़ो, ये चरती पड़ती तोड़ो, सब खेत बनाकर छोड़ो। मिट्टी में रस होगा ही जब वह पोसेगी बीज को, हम इसको क्या कर डालें इस अपने मन की खींच को, गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो ये जो रचना है इसके जो संभावित प्रश्न बन रहे हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, हम उसकी तरफ चलते हैं। ये जो पद्यांश है ये आपके सैंपल पेपर में भी दिया गया है, तो इसके कुछ प्रश्न हमने वहां से भी लिए हैं। देखिए, कवि किसे तोड़ देने की बात कर रहा है, पत्थर, चट्टान, अवरोध या झूठे बंधन?
तो यहाँ पर जो इसका उत्तर है वो झूठे बंधन। आपको कविता पढ़ने पर तो पहले लगेगा पत्थर और चट्टानें भी हो सकता है, लेकिन आप जब रचना को सही से पढ़ेंगे तो उत्तर आप जान जाएंगे कि झूठे बंधन की बात कर रहा है। और झूठे बंधन कौन से हैं? परंपराएं, रीति रिवाज, खोखले रिश्ते या धर्म जाति। तो इसका उत्तर है यहाँ पर धर्म जाति। धरती किसका प्रतीक है? जमीन, मन, शरीर या रचनाशीलता। तो आपको पर्यायवाची नहीं बताना कि धरती जमीन होती है, लेकिन यहाँ प्रतीक के रूप में कविता में इसकी बात की गई है, तो प्रतीक के रूप में यहाँ मन की बात की गई है, तो उत्तर सही हो जाएगा मन। जिससे उगती दूब है, दूब का क्या अर्थ है? घास, सृजन, पुस्तक या रस। तो दूब का अर्थ होता है घास। आगे देखते हैं, मन में ऊब होने से क्या होगा? रचना नहीं होगी, आधी रचना होगी, अच्छी रचना होगी या अधूरी रचना होगी। तो कवि के अनुसार मन में ऊब होने से अधूरी रचना होगी। कवि दूसरे पद्यांश में किसको तोड़ने की बात कर रहा है? इसमें 2 पैरे दिए गए थे, तो पहले के अनुसार तो जो बात थी वो थी झूठे बंधनों की, लेकिन जो दूसरा पद्यांश है उसमें किसकी बात है? बंजर धरती, पेड़ों को, रस को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बंजर धरती को तोड़ने की बात हो रही है। आगे देखिए, गोड़ो गोड़ो गोड़ो, तोड़ो 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 में कौन सा अलंकार है? तो आप जानते हैं जहाँ शब्दों का दोहराव होता है या वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश होता है। चरती पड़ती में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति। तो आप देखिए यहाँ पर पीछे के जो वर्ण हैं मिल रहे हैं त। तो आप जानते हैं कि खाली जो आगे के वर्ण है वो नहीं, और पीछे के जो वर्ण हैं वो भी मिल रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी अनुप्रास होता है, अनुप्रास अलंकार आ जाएगा यहाँ पर। पत्थर और चट्टान किसके प्रतीक हैं? नीरसता, नीरवता, कठोरता, ऊब और खिन्नता। पत्थर और चट्टान यहाँ पर ऊब और खिन्नता के प्रतीक हैं, क्योंकि प्रतीक में पूछा गया यहाँ पर, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऊब और खिन्नता। वैसे तो आपको कठोरता भी लग सकता है, लेकिन प्रतीक रूप में ऊब और खिन्नता। आधे आधे गाने से कवि का क्या अर्थ है? आधा गाना, आधी कहानी, अधूरी रचनात्मकता, या आधा गाकर छोड़ देना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है अधूरी रचनात्मकता। तो इस पाठ के जो प्रश्न बहुविकल्पीय बन रहे थे वो आप समझ गए होंगे, और आशा है आप सही उत्तर दे पाएंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।